हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और साइंस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे होंगे मेरे साथ साथ। तो क्लास 8 हम पढ़ रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी और सीबीएसई बेस्ड है। क्लियर है आपको? आपको पता ही होगा इफ यू आर कंटिन्यूइंग द सीरीज विद मी। तो स्टार्ट करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। कोल मतलब कोयला, है ना? देखा होगा ब्लैक ब्लैक कलर का होता है। ठीक है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से मत समझना मैं पेट्रोल बोल रही हूँ। पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं होता। पेट्रोलियम में सब कुछ कंटेन होता है। पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ठीक है, और कैरोसिन मिट्टी का तेल होता है, बिटुमिन होता है। इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, उनके बारे में ही हम इस चैप्टर में सबके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम कोल, आज हम टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोल। कोल कोयला, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज से, संसाधन। ठीक है। देखो, जब लाइफ के लिए रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं। संसाधन क्या क्या होते हैं? रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। संसाधन मतलब जीवन जीने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होती है अपनी लाइफ में, संसाधन बोलते हैं उन्हें, है ना? जैसे कि हमें तो एयर की जरूरत होती है, हमें तो वाटर की जरूरत होती है, हमें सनलाइट की जरूरत होती है, हमें सैंड की जरूरत होती है, सॉइल की जरूरत होती है, मिट्टी की जरूरत होती है हमें। ठीक है। हमें पेट्रोल की नीड होती है, डीजल की नीड होती है, कोयला की नीड होती है हमें, है ना? आग जलाने के लिए कोयला हो गया, कोल, है ना? और हम मतलब जिन चीजों की हमें नीड होती है वो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, एक होते हैं सिंथेटिक रिसोर्सेज या फिर मैन मेड रिसोर्सेज भी इन्हें बोला जाता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो नेचर से मिलते हैं। एयर हो गया, सनलाइट हो गई, ठीक है, और सॉइल हो गई। ये सब क्या हो गया? जैसे एयर है, ठीक है, और आपका सनलाइट है, और क्या है, और आपका सॉइल है। ये सब तो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। मैनमेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? मैनमेड रिसोर्सेज जो जिनको इंसान खुद बनाता है, जिनको इंसान बनाता है। जैसे कि अगर आपने लास्ट चैप्टर देखा हो, सिंथेटिक फाइबर बनाता है। देखो, कपड़े बनाते हैं ना, रेयान से बनाते हैं, नायलॉन से बनाते हैं, और एक्रिलिक से बनाते हैं, और आपका पॉलिएस्टर, सिंथेटिक फाइबर हो गए। जैसे प्लास्टिक्स हो गई, प्लास्टिक भी तो एक पॉलीमर ही होता है ना, पेट्रोकेमिकल से बनता है सिंथेटिक फाइबर्स की तरह ही। एक्सप्लोसिव जो बॉम्ब बनते हैं, क्रैकर्स बनते हैं, ये सब इंसान बनाता है। तो ये हो गए आपके मैन मेड रिसोर्सेज। क्लियर है? समझ आ गया आपको? अब हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एग्जॉस्टिबल और एक होते हैं इनएग्जॉस्टिबल। जो एग्जॉस्टिबल होते हैं मतलब जो लिमिटेड है क्वांटिटी में, जो लिमिटेड है क्वांटिटी में, जो कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। अगर ह्यूमन एक्टिविटीज के मतलब एग्जॉस्टिबल क्या होते हैं? जो नेचर के अंदर कैसे हैं? लिमिटेड क्वांटिटी में है, जो नेचर के अंदर जो लिमिटेड क्वांटिटी में है। मतलब अगर ह्यूमन उन्हें यूज अप करेगा, अगर ह्यूमन उन्हें एग्जॉस्ट करेगा, यूज करेगा अपने कामों में, ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन अगर उन्हें काम में लेगा तो वो यूज्ड अप हो जाएंगे, मतलब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है? ये खत्म हो जाएंगे अगर कंटिन्यूसली उनका यूज होता गया तो। ठीक है। तो वो एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल क्या होते हैं? जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, जो अनलिमिटेड है नेचर के अंदर, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज अगर की वजह से भी जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, जो खत्म नहीं होंगे। क्लियर? जैसे कि एयर हो गया, सनलाइट हो गई। देखो, कितना भी सांस लो आप, कितनी भी ज्यादा ज्यादा हवा अपने अंदर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सनलाइट है, कितनी भी धूप सेक लो आप, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं कोल के बारे में। किसके बारे में? कोल। कोल क्या होता है? कोयला होता है। ये हार्ड होता है, हार्ड, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है, और कंबस्टिबल फ्यूल होता है। कंबस्टिबल मतलब जो जलने में, जो जलते टाइम, जो चीज जलते टाइम हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, जो जलते टाइम हीट और
लाइट प्रोड्यूस करती है उसको कहते हैं कंबस्टिबल फ्यूल। फ्यूल मतलब ईंधन। तो कंबस्टिबल फ्यूल क्या होता है? जो जलता है। देखो घरों में आपके घरों में अगर उपले यूज होते हो, वो बनते हैं ना गोबर के, डंग के, काउ डंग, बफेलो डंग, इनसे उपले बनते हैं। डंग केक बोलते हैं जिन्हें, क्या बोलते हैं? डंग केक बोलते हैं। तो वो जो उपले होते हैं जब वो जलते हैं तो उनमें से हीट भी निकलती है। हाथों को सेकते हो ना, सर्दियों में हीट लगती है, और लाइट भी देते हैं। वो लाइट येलो येलो कलर की, रेड रेड कलर की लाइट निकलती है। ठीक है, तो वो हीट और लाइट जो भी जलते टाइम जो भी सब्सटेंस हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है उसको कंबस्टिबल फ्यूल कहा जाता है। क्लियर? तो अब हम कोल की स्टोरी पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे कोल बना। देखो अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, कितने कितने साल पहले? 300 मतलब अरबों साल पहले अगर मैं बात करूं, 300 मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था? लगभग 300 मिलियन साल पहले, अरबों साल पहले क्या हुआ था कि जो अर्थ थी ना, जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर काफी सारे फॉरेस्ट थे, बहुत सारे घने जंगल थे। क्या थे? डेंस फॉरेस्ट थे। क्या थे? डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल थे। कहां पर थे ये घने जंगल? ये थे लो लाइंग वेटलैंड एरियाज में। लो लाइंग वेटलैंड एरियाज क्या होते हैं? वो जगह होती है लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। लो लाइंग वेटलैंड का मतलब आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि ना ऐसी जगह होती है जहां पर या तो साल के पूरे साल पानी भरा रहता हो, या फिर साल के कुछ पर्टिकुलर मौसम में पानी भरा रहता हो। वहां बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स वहां रहते हैं, अलग अलग प्रकार के वहां पक्षी, पशु, पेड़, पौधे। तो ऐसी जगह को वेटलैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेटलैंड। तो बहुत पुराने टाइम में, लगभग 300 साल पहले, जो वेटलैंड एरियाज थे, वहां पे जो डेंस फॉरेस्ट थे, जो घने जंगल थे, वो ऐसे कुछ नेचुरल एक्टिविटीज हुई, जैसे अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, ठीक है, अर्थक्वेक आया, वोल्केनो, ज्वालामुखी फट जाते हैं ना कई बार, ठीक है, ज्वाला, धरती के अंदर से लावा निकलता है, ठीक है, उसको वोल्केनो बोला जाता है। फ्लडिंग हुई, बाढ़ हुई, तो इन सब एक्टिविटीज है, नेचुरल एक्टिविटीज है। इनकी वजह से जो अर्थ के ऊपर जो डेंस फॉरेस्ट थे ना, वो दब गए अर्थ के नीचे, अर्थ की क्रस्ट के नीचे बरिड हो गए। क्या हो गए? वो उसके नीचे दब गए, बरिड हो गए। तो वो दब गए, उसके बाद उनके ऊपर लगातार सॉइल डिपॉजिट होती चली गई, मिट्टी की परतें चढ़ती चली गई। जैसे ये आपका पेड़ पौधे, ये दब गए, ये पेड़ पौधे हैं, इनके ऊपर लगातार लगातार मिट्टी की परत, लेयर ऑफ सैंड डिपॉजिट होती, वो और कंप्रेस होते चले गए और दबते चले गए। सैंक डीपर एंड डीपर, मतलब अंदर अंदर वो धंसते चले गए। सैंक, सैंक का मतलब धंसना, डीपर एंड डीपर मतलब लगातार गहराई में वो सैंक होते चले गए, लगातार वो धंसते चले गए। ठीक है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर उनके अंदर होता चला गया। मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से अर्थ के अंदर वो जो ये थे आपके जो एनिमल, जो प्लांट थे जो आपके, वो किस में कन्वर्ट हो गए? वो हो गए कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए? कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब बदलना, ऑफ डेड प्लांट, जो डेड प्लांट, जो प्लांट दब गए थे अंदर, वो डेड ही तो हो गए थे, वो कौन सा फोटोसिंथेसिस थोड़ी कर रहे थे, वो तो खत्म हो गए थे, दब गए थे। बरिड, बरिड का मतलब दबना। डीप, डीप मतलब गहराई में, अंडर द अर्थ, अर्थ के नीचे जो गहराई में दब गए थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए? इनटू कोल, कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। उसको क्या बोला गया? कार्बोनाइजेशन। तो जो ये प्रोसेस था, प्लांट किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए, कोयले में। इस प्रोसेस को क्या कहा गया? कार्बोनाइजेशन। क्या बोला गया? कार्बोनाइजेशन। ये बहुत स्लो प्रोसेस था, एक दिन में, एक साल में ये नहीं हुआ, बहुत टाइम लगा इसको। ठीक है, तो ये स्लो प्रोसेस था। ठीक है, जो कोल होता है, जो कार्बन, जो कोयला होता है, वो कार्बन कंटेन करता है। क्या करता है? उसके अंदर क्या होता है? कोल के अंदर, कोल के अंदर होता है
कार्बन। कार्बन जो होता है वो आपको पता है ना, आपने मेरी नॉन मेटल मेटल वाली वीडियो देखी हो तो जो कार्बन होता है वो एक नॉन मेटल होता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया ना कि कैसे कोल फॉर्म हुआ, कैसे कोयला बना, ठीक है। तो कोल के अंदर क्या होता है आपका, कोल के अंदर कोल के अंदर होता है कार्बन होता है, ठीक है ना। जो कोल होता है इसको फॉसिल फ्यूल भी बोला जाता है। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जीवों के अवशेष। जीव, प्लांट एक जीव है ना, प्लांट एक जीव ही तो है, वो उसके अवशेष, क्योंकि वो दब गए, उनके अवशेष ही तो थे वो जो दब गए, उसी से तो कोल बना। तो फॉसिल फ्यूल को जीवाश्म ईंधन भी बोला जाता है, ठीक है। कोल को फॉसिल फ्यूल भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, कोल जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोल, कोल से हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है ना, अभी मैंने बताया हीट एनर्जी। कोल हीट, क्योंकि जो भी चीज जलती है उसमें से हीट और लाइट निकलती है, तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे हीट मिलती है, इससे सोलर एनर्जी भी मिलती है। देखो बेसिकली तो ये सोलर एनर्जी ही देता है, क्यों, क्योंकि कोल बना किससे, प्लांट से। और प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस होती कैसे है, सनलाइट से। तो सनलाइट मतलब सोलर एनर्जी। तो प्लांट के पास सोलर एनर्जी होती है ना, प्लांट से ही तो कोल बना। तो मतलब बेसिकली जो कोल के पास ना मेनली होती तो सोलर एनर्जी है, वही हीट एनर्जी का, सोलर एनर्जी का फॉर्म ही किसको क्या होता है, इसमें हीट एनर्जी होता है। तो कोल में कौन सी एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, ठीक है। अच्छा, कोल, जो एक कोल है, कोल के अंदर मैंने क्या बताया, कोल में क्या होता है, कार्बन होता है। जब वो कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, ठीक है, बर्न होता है, जब वो कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, कार्बन किस में होता है, कोल के अंदर, कोयले में होता है, और ऑक्सीजन मतलब एयर। जब कोयले को एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ साथ में हीट भी रिलीज होती है। क्लियर। तो जो कोल है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। कोल के यूजेस, कोल के और भी बहुत सारे यूजेस, कोल के काफी सारे यूजेस हैं। सबसे पहला तो वो फूड को कुक करने में होता है, खाना पकाने में यूज होता है ना। फिर थर्मल, क्योंकि वो ईंधन है ना, फ्यूल का काम करता है, ठीक है। भट्टियों में या उसमें चूल्हे के अंदर आप कोल को डाल दो, कोयले को, और उसमें आग लगा दो, तो उससे खाना बन जाएगा, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट, जहां लाइट, जहां इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, बिजली बनती है, उनको थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है। तो वहां पे भी कोल यूज किया जाता है, ठीक है। फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह इसका यूज होता है। इससे ना और भी काफी सारे प्रोडक्ट बनते हैं कोल से। कोल से ये प्रोडक्ट बनते हैं, कोक कोल से बनता, कोल तार भी कोल से बनता है, कोल गैस भी कोल से ही बनती है। तो ये भी प्रोडक्ट इससे बनते हैं, इससे कोल से बनते हैं, ठीक है। और काफी सारे इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, जैसे बेंजीन है, टॉल्यूइन है, फिनॉल है, नेफ्थलीन है, ये सब भी किससे बनते हैं, कोल से बनते हैं। अच्छा, ये कहां से आए, अगर आपने मेरा सिंथेटिक फाइबर वाला चैप्टर देखा हो, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, वहां मैंने बताया था कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है और जो प्लास्टिक होते हैं, उनके अंदर एक रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, कच्चा पदार्थ। उस कच्चे पदार्थ में क्या, उस कच्चे पदार्थ को बोलते क्या है, पेट्रोकेमिकल्स। क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। तो ये पेट्रोकेमिकल्स ही हैं वो, बेंजीन, टॉल्यूइन, फिनॉल, नेफ्थलीन, ठीक है। ये सिंथेटिक फाइबर बनाने में, और ये किस में यूज किए जाते हैं, प्लास्टिक्स बनाने में इनका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब कब मिलते हैं, जब ये कोल से और पेट्रोलियम से ये मिलते हैं, कोल से भी और पेट्रोलियम से, इन दोनों से ये सब्सटेंस जो ये हैं आपके पेट्रोकेमिकल्स, ये वाले बेंजीन, टॉल्यूइन, फिनॉल, नेफ्थलीन, ये सब इनसे मिलते हैं। क्लियर है ना। अब हम पढ़ते हैं कोल से और कौन कौन से प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। कोल से हमें कोक मिलता है, कोल तार मिलता है, और कोल गैस मिलती है, ठीक है। सबसे पहले कोक की बात करते हैं हम। जो कोक होती है वो पोरस होती है, टफ होती है, और उसका कलर भी कैसा होता है, ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस होता है, उसका कलर भी कैसा होता है, ब्लैक होता है कोक का, ठीक है। और उसके अंदर कम से कम 98% कार्बन होती है। कोक के अंदर क्या होती है, 98% कार्बन होती है, ठीक है। और इसके यूजेस, ये जो कोक होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे, देखो आपने देखा है
लोहे से कितने सारे सामान बनते हैं हमारे घरों में, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोहा ऐसे ही आपको कहीं भी पड़ा मिल जाता है। जो खदान होती हैं, जो माइंस होती हैं, माइंस मतलब जो खदानें होती हैं, उनके अंदर लोहा इसी फॉर्म में नहीं मिलता जैसा हमें दिखता है ना, ये ऐसे ही फॉर्म में नहीं मिलता है लोहा वहां, ये इनके ओर्स की फॉर्म में मिलता है। और किसकी फॉर्म में? ओर, ORE, ओर्स की फॉर्म में। जैसे आयरन के और क्या क्या है? मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, सिडेराइट है, ये इसके ओर होते हैं, ठीक है। तो ये ओर्स में से फिर इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है इसको, ठीक है। तो उसके लिए काफी सारे एजेंट की जरूरत होती है, काफी सारी चीजों की जरूरत होती है। तो कोक एक ऐसे ही एजेंट का काम करता है इन मिनरल्स को, जो आयरन है आपका, जो जिंक है आपका, इनको इनके ओर में से निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, किसके लिए? एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, ठीक है। तब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है कोक, ठीक है। और स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में, स्टील बनाने में, ठीक है, किसका यूज होता है? कोक का यूज होता है। और फ्यूल, एज अ फ्यूल भी यूज होता है, ठीक है, ईंधन के रूप में, ठीक है। और जो सेकंड प्रोडक्ट है इसका, कोल तार। कोल तार तो आपने कई बार देखा भी होगा, सड़कें बनाने में एक ब्लैक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है ना, थिक होता है, एकदम गाढ़ा सा ब्लैक कलर का होता है, वो कोल तार ही होता है, ठीक है। लेकिन आजकल ना कोल तार यूज नहीं होता, बेसिकली मतलब मेनली आजकल बिटुमिन यूज होता है। बिटुमिन क्या होता है? बिटुमिन। बिटुमिन कहाँ से आया? जब हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे ना, पेट्रोलियम के बारे में, तो ये पेट्रोलियम के अंदर आएगा बिटुमिन, ठीक है। तब मैं उस टाइम आपको बताऊंगी। तो आजकल रोड्स बनाने में क्या यूज होता है? रोड की मेटलिंग करने में, रोड के ऊपर जो परत है वो बनाने में, मेटलिंग द रोड, क्या बनाने, तो बिटुमिन यूज होता है। वैसे कोलतार भी यूज होता था, ठीक है। ये थिक होता है, ब्लैक लिक्विड होता है, और ये कम से कम अपने अंदर 200 सब्सटेंसेस कंटेन करता है। कितने सब्सटेंस? कम से कम 200 सब्सटेंस इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? जैसे ये मैंने अभी बताए थे पेट्रोकेमिकल्स के बारे में, बेंजीन है, टोल्यूइन है, नेफ्थलीन है, ठीक है, और एनिलीन है, एंथ्रासीन है। ये प्रोडक्ट, ये सब्सटेंसेस इसके अंदर होते हैं, कोल तार के अंदर होते हैं। और ये सब्सटेंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं? ये रूफिंग, ये छत बनाने में यूज होते हैं, ठीक है। और कहाँ यूज होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में यूज होते हैं, प्लास्टिक्स बनाने में यूज होते हैं। और आपके जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गई, ठीक है, रूफ बनाने में, छतें बनाने में इनका यूज होता है। और एक्सप्लोसिव्स बनाने में, जो बॉम्ब बनते हैं ना, एक्सप्लोसिव्स, उन्हें बनाने में उनका यूज होता है। नेफ्थलीन बॉल देखी है आपने? व्हाइट व्हाइट कलर की राउंड राउंड गोलियां सी होती हैं, उनको कपड़ों में रख देते हैं ताकि मोथ ना लगे, कीड़े ना लगे, इंसेक्ट ना लगे। मोथ मतलब कीड़े, इंसेक्ट मतलब जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे जो, तो वो ताकि कपड़ों में ना लगे। नेफ्थलीन बॉल रखी जाती है ना, वो किससे बनती है? कोल तार से ही तो बनती है वो, ठीक है। समझ आ गया आपको? नहीं आया है? जहां भी आपको कंफ्यूजन हो वह कमेंट बॉक्स में डाल देना कि मैम यहाँ से समझ नहीं आया है, ठीक है ना। और आपका एक और रहता है कोल गैस। जो कोल गैस होता है, ये गैसियस फ्यूल होता है। क्या होता है? गैसियस फ्यूल, गैस की फॉर्म में होता है। होता तो ये भी एक फ्यूल ही है, ईंधन का काम करता है ये। और ये गैसियस फ्यूल होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है? CH4, CH4 मतलब मीथेन, CH4 मीथेन, H4 हाइड्रोजन, CO मीन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इसके अंदर होते हैं, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इसके भी यूजेस क्या क्या है? ये भी फ्यूल की तरह यूज होता है। और इसका मेनली जो काम है वो लाइटिंग पर्पज के लिए यूज होता है, बिजली जलाने के लिए। देखो आपने देखा होगा ना स्ट्रीट लाइट, गलियों में लाइट लगी हुई देखी है आपने? बड़ी बड़ी लाइट लगी हुई होती है गलियों में, ठीक है। तो स्टील जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, उनके लिए क्या यूज होता है? उसके लिए कोल गैस का यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अमाउंट में लाइट देता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में इसकी लाइट की मात्रा होती है। सबसे पहले लंदन में यूज किया गया था इसका, लंदन में 1810 में, 1810 में इसका यूज किया जा, कोल गैस का स्ट्रीट लाइट के लिए 1810 में। और न्यूयॉर्क में किया गया था 1820 में, 1820 में इसका स्ट्रीट लाइट के लिए कोल गैस का यूज किया गया था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, वो क्वेश्चन वैसे मुझे बताना तो पहले चाहिए था, लेकिन
मैंने बताया नहीं, तो आपके दिमाग में तो आना चाहिए ना, नहीं आया क्या कि जो ये तीनों प्रोडक्ट हैं ये किससे मिलते हैं, कोल से मिलते हैं। लेकिन मिलते कैसे हैं, कोई ना कोई प्रोसेस तो होता ही होगा ना कि इस प्रोसेस से मिलते हैं। हाँ जी, एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल तो हम पेट्रोलियम में यूज करेंगे, फ्रैक्शनल वर्ड आएगा पेट्रोलियम में, यहां होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है, हिंदी में इसको आसवन विधि बोलते हैं, आसवन, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब कोल का किया जाता है तब ये प्रोडक्ट मिलते हैं। कैसे किया जाता है, जो कोल होता है जब उसको जलाया जाता है, जब उसको बर्न किया जाता है या फिर उसको हीट किया जाता है, जब कोल को गर्म किया जाता है, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ एयर, वहां एयर की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। जब एयर की अनुपस्थिति में, हवा की अनुपस्थिति में जब कोल को हीट किया जाता है, जब कोल को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है, क्या किया जाता है, स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है, उस टाइम पे ये प्रोडक्ट मिलते हैं, कोल, कोल तार, कोक, कोल तार, कोल गैस, ये सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। समझ आ गया। जब हम कोक बना रहे होते हैं, कोक भी तो ऐसे ही मिलता है ना, जैसे कोल को आप हीट कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हो कोल को, बहुत ज्यादा हीट इसको दे रहे हो, लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, एयर नहीं है, तो वहां पे तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे हमें तो, ठीक है, तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे, कोक भी मिलेगा, कोल तार भी मिलेगा, ठीक है, और हमें कोल गैस भी मिलेगा, तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे। जब हमें कोक चाहिए होती है ना, तो इन कोल तार और कोल गैस को एलिमिनेट कर देते हैं, इनको तो हटा देते हैं, तो कोक रेसिड्यू में बचती है, मतलब यहाँ पे नीचे जो रेसिड्यू होता है वहां पे सब बच जाते हैं, मतलब जो रिमेनिंग जो बच जाता है, क्योंकि इनको तो हटा दिया, तो जो बाकी जो बचा हुआ रेसिड्यू अवशेष जो बचा हुआ है वो कोक है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आया होगा। अब हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर हो गया है कवर मे बी, और अब हमारा पेट्रोलियम और कुछ और भी नेचुरल गैस, एलपीजी, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हम जल्दी ही जो मैंने सीटेट नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसके बारे में आपको मैंने बता दिया है, ठीक है, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है, और जो मैंने आपसे वादा किया है ईवीएस के लिए, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, उनकी क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट होंगी यूट्यूब पर। सो थैंक यू वेरी मच।